हेलो गाइस, वेलकम टू द कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स। तो जो ये मेरी वीडियो है, ये मेरी वीडियो लास्ट वीडियो का फॉलोअप है। लास्ट वीडियो मैंने रिपोर्ट एंड इंडिसेस पे बनाई थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पक्का मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने यूएसए लिख रखा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख रखे हैं उसके नीचे। तो मैंने इस वीडियो में ये ऐसा करा है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या किसी देश में पर्टिकुलर कोई बहुत ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको मैंने इकट्ठा लिख रखा है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो यूएसए में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इसमें मैंने यूनिसेफ और आईएमएफ और भी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा है। तो इसकी मैं फुल फॉर्म जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आसानी से याद किया जाए। जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के जो है न्यूयॉर्क में है। तो यूनाइटेड नेशन को जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश हुआ था। तो उसके बाद जो उससे पहले जो एक लीग होया करती, जो संस्था हुआ करती थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जो था वो काफ़ी फेलियर साबित हुआ था। तो देशों ने सोचा कि हमें एक नई संस्था स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। तो जब उन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन का गठन किया, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो थी एक नई संस्था गठन हुई थी। तो नई संस्था से आप याद रख सकते हैं न्यू न्यू से न्यूयॉर्क। तो सेम प्रोसीजर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी याद रख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसी का पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, तो वो भी उसी में होगी। यूनिसेफ यूनिसेफ जो है एक बच्चों की संस्था है चिल्ड्रंस एजुकेशन वेलफेयर के लिए। तो जो है चिल्ड्रंस वेलफेयर के लिए केवल एक ही संस्था, नई संस्था बनी थी साथ साथ में। तो इसको भी आप ऐसे याद रखिएगा कि ये तीनों नई नई संस्था थी। अब हम अपने वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को आपको ऐसे याद रख सकते हो कि इनके पीछे एक वर्ड आ रहा है, टन। तो आपने कई बार सुना होगा या कि कितना टन सोना भारत के पास है या कितना टन सोना के दूसरे देश के पास है। तो टन का मतलब यानी कि सोना, पैसा। तो पैसे से रिलेटेड होगा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ जो है वो लोन देता है जिस देश में फिजिकल डेफिसिट हो। वर्ल्ड बैंक भी डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। तो आप टन से याद रख सकते हो कि टन से पैसा। तो पैसे से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी कि वाशिंगटन डीसी में इन दोनों का हेडक्वार्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप एक बार ये ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। अब अगली संस्था की तरफ चलते हैं। अब जो उसके बाद है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में आपको लगभग मैक्सिमम जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीछे कई कारण है कि स्विट्जरलैंड जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर क्यों हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। तो इसमें एक कारण ये है कि स्विट्जरलैंड जो है वो अपना न्यूट्रलिटी बना के रखता है। उसने आज तक किसी भी देश से क्या पक्ष नहीं लिया है या किसी वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में इसने पार्ट नहीं लिया था। बल्कि जो जर्मनी और फ्रांस थे इसके पड़ोसी देश हैं, तो इस फिर भी इसको कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो इस अगर आप मैंने कुछ जेनेवा है, ये जैसे जेनेवा शहर की मैंने कुछ फ़ोटो डाल रखी है। अगर आप ये देखें तो स्विट्ज़रलैंड का जो जेनेवा है उसमें मोस्टली आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो वैसे न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूरोपियन नेशन का जो हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड नेशन का वो जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा। आप ये फ़ोटो देखेंगे तो काफ़ी आपको सुंदर शहर नज़र आएगा और काफ़ी आसमान भी काफ़ी अच्छा होता है। व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि जब मौसम अच्छा होगा तो व्यापारी भी इसमें आएंगे। और कुछ इसमें माउंटेन्स भी होते हैं, तो माउंटेन्स में ज़्यादा ठंड होगी तो जानलेवा भी हो सकती है। तो आप इससे मैं जो है आप मैं ट्रिक बनाऊंगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे याद रखा जाए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे डब्ल्यू जो है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। आज के लिए काफ़ी न्यूज़ में, बल्कि एक साल से ये 6-7 महीने से ही न्यूज़ में। तो अगला जो एग्ज़ाम होगा पूछा जा सकता है कि जेनेवा का डब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। तो आपको वैसे ही याद रखना है कि जो कोरोना वायरस है डब्ल्यू ही उसकी सारी वो देख रहा है। तो कोरोना वायरस कौन सी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जानलेवा से जेनेवा आपको याद रखना है। डब्ल्यूटीओ से जैसे मैंने बताया था, जैसे आप ये पिक्चर दोबारा देखिए, यहाँ का मौसम जानलेवा होता है। जानलेवा होता है तो वहाँ पे बंदों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बिजनेस भी अच्छा तरीके से बढ़ेगा। बिजनेस अच्छी तरीके से बढ़ेगा तो इकोनॉमी अच्छी तरीके से बढ़ेगी। इकोनॉमी अच्छी तरीके से बढ़ेगी तो टूरिज्म अच्छी तरीके से बढ़ेगा।
तो आप ऐसे देखिए, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। अगली जो संस्था है हमारी रेड क्रॉस का आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। रेड क्रॉस का जो होता है डेंजर में यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ खतरनाक है तो उसके लिए रेड क्रॉस यूज़ किया जाता है नॉर्मली। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रेड क्रॉस क्या होती है? खतरा, जानलेवा, जेनेवा। वीपो, वीपो का यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बंदे काम कर रहे होते, कुछ इनोवेशन कर रहे होते हैं, तो उनको प्रॉपर्टीज राइट के लिए जो वो होती है, उनको संरक्षण दिया सॉरी प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसका काम करती है वीपो। तो अगर अब WTO है, जेनेवा में है, तो वहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड करते करते आप कुछ नया इन्वेंट कर दिया, तो नया इन्वेंट कर दिया तो उसको आपको प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए होगी, तो इसके लिए जेनेवा इसका हेडक्वार्टर, ऐसा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा है WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जाहिर सी बात है, ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इधर है, तो इकोनॉमी भी यहाँ की सबसे ज़्यादा होगी, तो ये भी जेनेवा में है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो ILO को ऐसे याद रखिएगा कि बंदे खतरनाक है, यहाँ पे मौसम खतरनाक है, तो लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो जो लेबर लोग हैं उनको ज़्यादा क्या कहते हैं कि इनका शोषण ना हो, तो इसलिए इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खुली जेनेवा। ये जो मैं कहानी के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं अगर आप एक दो बार इसको सुन लें। तो अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है कि जो आसमान के लिए है, या सॉरी क्लाइमेट के लिए जो ध्यान रखती है। आप अगर जिनेवा का या स्विट्जरलैंड का क्लाइमेट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्लाइमेटों में से एक होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जानलेवा का क्लाइमेट होता है, या ऐसे भी कि जेनेवा। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है IUCN। ये जो है यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशनल फॉरेस्ट, ये जो हमारी जो नेचुरल जो है प्राकृतिक, उसके संरक्षण के लिए बनाई हुई है। तो ये है ग्लैंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड जो है एक स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। स्विट्जरलैंड में और भी हेडक्वार्टर्स हैं जो से मैंने लिख रखे हैं, आप इंपॉर्टेंट वन। अब UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेड है वहाँ पे बिजनेस अच्छा होता है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, मौसम जानलेवा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करोगे तो ट्रेड अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छी बढ़ेगी। तो ये जेनेवा इसका है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगली जो हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वो है UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। रिफ्यूजी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी आदमी को देश से निकाल दिया जाता है, या कहीं पे अत्याचार हो रहा हो, जैसे 1971 में हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि अब बांग्लादेश है, तो वो भारत में आए थे, तो अभी सीरिया या मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो वो यूरोप में रिफ्यूजी बन के जाते हैं। तो सबसे सुरक्षित देश जो है, जो न्यूट्रल रहता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता, तो वो है स्विट्जरलैंड। तो रिफ्यूजी के लिए अगर आपको उनकी समस्या का ध्यान रखना है तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, और न्यूट्रल होना पड़ेगा तो उनकी जान की रखवाली करनी पड़ेगी, तो वो जो है आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने कहानी बताई है ये रिलेट करके तो आपको ये आसानी से याद हो रहा होगा। अगर याद नहीं हो रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक दो बार आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल जरूर याद हो जाएगा। और आप एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ये रिलेट कर पाओगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जरूर जा रही होंगी, अगर अभी आपको वैसे याद नहीं हो रहा सब कॉन्शियस में। तो अब अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं, वो जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। जाहिर सी बात है, सारे लोग होंगे तो फ़ोन तो उन्हें करना ही पड़ेगा, फ़ोन क्योंकि बिजनेस हो रहा है इतना अच्छा, तो वो जेनेवा में ही होगा। WF जो है ग्लैंड में, वर्ल्ड वाइड फंड ग्लैंड। अगर आप एक चीज़ नोट करें, IUCN जो है वो भी प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। WWF है वो भी प्रकृति से रिलेटेड है, दोनों का क्या है ग्लैंड। आपको ये याद रखना है, लैंड लैंड से याद रखना है कि LAD लैंड, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इनका हेडक्वार्टर इधर है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका मैंने लिख रखा है, इसको देखते हैं। ये पर्टिकुलर एक दो देश में होती है, तो इसको इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर अलग अलग से डिवाइड नहीं किया, बल्कि सबको कंबाइंड लिख लिया है। तो पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वह यूनेस्को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। उसके बाद OECD पेरिस, फ्रांस, ओपेक, वियना, IAEA यानी कि ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये वियना,
यूनेप एनवायरमेंट है, यूएन हैबिट नैरोबी केनिया, एम्नेस्टी इंटरनेशनल लंदन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली। मैं इसमें जैसे यूनेस्को और ओसीडी जो है, यूनेस्को अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसको यूएसए ने इससे वो कर लिया था, बाहर हो गए थे। तो इसका जो है आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। पेरिस ओईसीडी जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये जिसमें सारे अमीर देश इसका पार्ट होते हैं। अभी बात चल रही है कि इसमें इंडिया को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इंडिया और रसिया को। तो अभी बात चल रही है क्योंकि G7 में भी ऐसी बात चल रही थी कि G7 में भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इनका जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा वो है पेरिस में। ये तो सिंपल से हैं। अगर आप यह ध्यान रखें कि फ्रांस जो है काफ़ी डेवलप नेशन है, इकोनॉमिकली भारत की मदद भी करता है, तो वो है फ्रांस, आपको पेरिस में कहेगा। यूनेस्को से जो रिलेटेड है वो पढ़ाई से रिलेटेड है, कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है। तो पेरिस से आप ऐसे याद रख सकते हो, पढ़ाई पढ़ाई। तो यूनेस्को वैसे हो जाएगा ओपेक। अगले पर चलते हैं, ओपेक आई और आई ए, इसको मैं दोनों को साथ में समझाऊंगा। वीएनएस से आपको एक साउंड होगी विक्ट्री, यानी कि जीत। तो ओपेक यानी कि का मतलब है पेट्रोलियम इकोनॉमी, पेट्रोलियम का जो नेशन होते हैं, इनका जो ऑपरेशन जो बना रखा है, उनका कंट्रीज के सम को बोलते हैं। तो जिस देश में पेट्रोल निकलता है उस देश के तो वैसे ही मजे हैं, विक्ट्री है। तो वैसे ही वियना में इसका हेडक्वार्टर होगा। वियना जो है ऑस्ट्रिया में है, यूरोप का जो है एक देश है। और अगली हमारी जो संस्था है IAEA, ये भी वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया। ये IAEA का मतलब है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक यानी कि जिसके पास एटॉमिक होगा वो देश से कोई लड़ने तो वैसे ही नहीं आएगा, वो तो वैसे ही जीता हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एटॉमिक है, तो इसका वियना में होगा क्योंकि इसकी विक्ट्री तो वैसी पक्की है। जो ये मैंने एक्रोनियम्स लिख रखे हैं, मैं इसके फुल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी यूनेप, नैरोबी केनिया। यूनेप जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यूएन की संस्था है। तो आपको नैरोबी में देखने को मिलेगी क्योंकि अफ्रीका में जो है एनवायरमेंट अभी हाल फिलहाल में बाकी कॉन्टिनेंट से अच्छा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगली जो हमारी संस्था है यूएन हैबिटेट, ये भी नैरोबी में। हैबिटेट जो है कि आजकल के जो हमारा जो टाइम बदल रहा है, तो उसके अनुसार हमें जो घर के जो कंस्ट्रक्शन है उस अनुसार करना चाहिए, सिटीज़ की डेवलपमेंट, ये उससे रिलेटेड है। इन दोनों का जो संस्था है नैरोबी में आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो है एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ये कभी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये है लंदन में आपको देखने को मिलेगी एम्नेस्टी इंटरनेशनल। और फिर उसके बाद है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कई बार कंफ्यूज हो सकते हो आप। आपको ध्यान रखना है मेट्रोलॉजिकल जो है वो आपको जो है क्लाइमेट से रिलेटेड है, वेदर। और मैरीटाइम जो है समुद्र से रिलेटेड है। तो समुद्र से रिलेटेड है। लंदन जो है एक आइलैंड कंट्री है, सॉरी इंग्लैंड जो यूके जो है एक आइलैंड कंट्री है, तो इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वहाँ पे स्टैब्लिश है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो करप्शन ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड रिपोर्ट निकालती है, वो भी लंदन में है, यूके। उसके बाद जो दो हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली, और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली, ये कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जो किसान लोग हैं, हमारे जो किसान भाई लोग हैं, वो जब फूड यानी कि एग्रीकल्चर करते हैं तो वो उनका रोम रोम जो होता है, अपने शरीर का पूरा रोम रोम की मेहनत लगा देते हैं। रोम रोम खिल जाता है जब वो फसल देखते हैं या मेहनत लगते हैं, पूरी शरीर की ताकत लगा देते हैं रोम रोम। तो इससे आप याद रख सकते हो, फूड से रोम रोम कांपता है, या उनकी जब वो फसलें देखते हैं, ये फसलें जब तबाह हो गई है तो उनका रोम रोम कांप जाता है कि हमारा फ्लड ना आए या ड्रॉट ना है। तो ऐसे याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है रोम इटली, और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली। अगली कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहली इंपॉर्टेंट है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैड्रिड स्पेन। अगर आप फुटबॉल देखते होंगे, फुटबॉल के फैन होंगे, तो मैड्रिड की जो है और बार्सिलोना, ये दोनों काफ़ी बड़ी फुटबॉल की टीम है। और स्पेन में जो है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली, इनमें कंपटीशन रहता है, आगे पीछे होते रहते हैं ये। तो आपको याद रखना है मैड्रिड वहाँ की है संस्था टूरिज्म, क्योंकि वहाँ से कोई लोग जो है
मेसी को देखने जाते हैं टूरिज्म की। फुटबॉल होता है स्पेन में, फिर उसको स्पेन में फुटबॉल होगा तो उसमें मेसी को देखने जाएंगे, तो मेसी को देखने जाएंगे तो वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, तो वो मैड्रिड में है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो है हैग नीदरलैंड्स में। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, जस्टिस जस्टिस आपका हक है, जस्टिस पाना आपका हक है, जस्टिस पाना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? हैग नीदरलैंड। उसके बाद जो है नाटो, ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आपको ये काफ़ी सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। न्यूज़ में चल रहा है कि जर्मनी यूएसए की अभी बीच में थोड़ी सी तकरार हो रही थी कि बजट को लेकर, नाटो के बजट को लेकर। तो बेल्जियम में ये है। बेल्जियम जो काफ़ी एक शांति प्रिय देश है, क्योंकि यूए का हेडक्वार्टर्स भी यू का सॉरी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स भी आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में नजर आएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो इसका जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा बर्न, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। इसके आगे मैं देश का नाम लिखना भूल गया हूँ। तो इसका जो है बर्न जो है स्विट्जरलैंड में है। तो आप ऐसे देखेंगे कि जो पोस्टल होता है, पोस्टल यूनियन, जो डाक हमारे होते हैं, डाक, तो वो धूप में जाते हैं, उनकी स्किन बर्न हो जाती है, स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न में। अब अगले पे चलते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवेशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इसका हेडक्वार्टर जो है हैग नीदरलैंड्स में। सिंपल से याद रखना है कि जो कोर्ट, जहाँ पे कोर्ट है वहीं पे अगर कोई करेगा वहाँ पे मना होगी कि केमिकल्स वेपन के साथ आपको नहीं खेलना या नहीं रखने। तो जहाँ पे जो कोर्ट होगा वहीं पे इसके जो होंगे प्रोहिबिशन होगा। तो हैग आपको याद रखना है, नीदरलैंड्स में। अगले जो है नैम, नैम जो है नॉन अलायंस मूवमेंट है, जो भारत ने स्टार्ट किया था। कि जो हमें किसी देश का पक्ष नहीं लेना था, ना ही कि हमें वेस्टर्न का लेना, रसिया का लेना था, ना ही यूएसए का। तो उसके टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई थी, जो इसका हेडक्वार्टर वो जकार्ता इंडोनेशिया में। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब कुछ एशिया की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, उस आगे भी संभावना है। तो जो पहली इंपॉर्टेंट है एशियन, एशियन जो है साउथ ईस्ट एशिया देशों का समूह है। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जकार्ता इंडोनेशिया, सेम अगर नैम में देखेंगे नॉन अलायंस मूवमेंट। उसके बाद एपिक, एपिक जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी यूएसए ने जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो उसने इससे बाहर निकल गया था, तो कई बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो अभी इसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है कि यूएसए के बिना इसको कैसे चलाया जाए। उसके बाद जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो है मनीला फिलीपींस में है। तो इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर है, क्योंकि एशिया डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक में कई बार कन्फ्यूजन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो फिलीपींस में है। कि फिलीपींस जो है काफ़ी डेवलप्ड है, आपको ऐसे कि वहाँ पे जो मनीला जो उनका शहर है काफ़ी पॉपुलेटेड है। तो जहाँ पॉपुलेटेड होगा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रखा होगा। और इसमें इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, केवल एशिया के होते हैं, बाहर के भी होते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसके जो एशिया डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स होते हैं वो बाहर के भी होते हैं, केवल एशिया के नहीं होते। और सबसे ज़्यादा शेयर जो है जापान और यूएसए के पास है। और वहीं जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है वो बीजिंग चाइना, ये चाइना के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान और चाइना, वो यूएसए का ज़्यादा प्रभाव था। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इन्होंने स्टार्ट करा बीजिंग में। तो इसका जो मेन जो ज़्यादा शेयर होल्डर है वो चाइना है। उसके बाद जो आता है इंडिया आता है, रशिया आता है। और इसके जो मेंबर्स हैं केवल एशिया है और ओशिनिया, ओशिनिया यानी कि जो समुद्र में जिन छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो भी इसके पार्ट हैं। तो वेस्टर्न नेशन इसका कोई पार्ट नहीं है, यूरोप या यूएसए। तो इस दौर में याद रखिएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बीजिंग जो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाइना जो है हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए सबको लोन देता है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग यानी कि चाइना की राजधानी। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो है सार्क, सार्क जो है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन का ग्रुप है। तो इसमें जो इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। इसको मैंने इसलिए मार्क कर रखा है, इंडिया से रिलेटेड पूछे जाने की संभावना रहती है कई बार। और जो एक नई हमारी जो नई संस्था जो बनी है अभी
उसका जो हेडक्वार्टर जो बनेगा वो इंडिया में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम इंडिया, गुरुग्राम जो है हरियाणा में है। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि इस्लामिक का जो सबसे बड़ा जो देश है वो सऊदी अरेबिया है। तो उसका हेडक्वार्टर जो जाहिर सी बात है जेडा यानी कि सऊदी अरेबिया में ही होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, ट्रेंड बना है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अबू धाबी यूएई में। और हमारा जो लास्ट है वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है अभी संस्था जो है 98 के करीब बनी थी कि जो साउथ एशिया में जो इंडिया के जो पाकिस्तान के बीच में जो टकराव रहते तो उसको देखते हुए सार्क में कोई नया डेवलपमेंट होता नहीं है, तो बिम्स्टेक को उसके अनुरूप करा किया गया था। तो उसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। तो अभी मेरे ख्याल से मैंने इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन कवर कर दी है। एक मेरे ख्याल से वो ब्रिक्स का जो है, ब्रिक्स का जो बैंक था उसका मैंने छूट गया, वो जो आपको उसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। अभी मुझे याद है, मैंने वो लिखा नहीं है। तो उसका हेडक्वार्टर आपको संघाई में देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से इसमें आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको सारी मिल जाएगी, एग्जाम में जितनी भी आती है इससे आपको पूरा मिल जाएगा। और आपको एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में आप इजीली सही क्वेश्चन मार्क आंसर मार्क कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।